नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेदों पर और समझते हैं इनके हर पहलू को एकदम बारीकी से। देखिए, हमारा संविधान राष्ट्रपति को सरकार का लीडर नहीं बल्कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाता है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश चलता तो राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन जो असली कार्यकारी ताकत है वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथों में होती है। और इसी को कहते हैं नाम मात्र कार्यपालिका। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही भारत के संसदीय लोकतंत्र की नींव है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति देश के एक तरह से संवैधानिक गार्जियन है, जिनकी सलाह और निगरानी में सरकार अपना काम करती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि संविधान में इस सर्वोच्च पद की नींव आखिर रखी कैसे गई है। तो इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से, एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन जबरदस्त घोषणा जो देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद को जन्म देती है। इसके ठीक बाद आता है आर्टिकल 53। ये कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी ताकतें, मतलब तीनों सेनाओं की कमान हो, विदेशी संधियां हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम, ये सब राष्ट्रपति को सौंपी जाती हैं। और हाँ, वो इनका इस्तेमाल संविधान के दायरे में रहकर ही करते हैं। तो सवाल ये है कि कोई सबसे ऊंचे पद तक पहुंचता कैसे है। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 58 में 4 शर्तें बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, 35 साल की उम्र पूरी कर चुके हों। तीसरी, लोकसभा सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखते हों। और चौथी, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। एक बात ध्यान देने वाली है, राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती। आर्टिकल 54 के मुताबिक उन्हें एक खास समूह चुनता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और इस कॉलेज में कौन कौन होता है? संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और फिर पद संभालने से ठीक पहले राष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत वो वादा करते हैं कि वे सबसे बढ़कर अपनी पूरी योग्यता से संविधान की रक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और उसका प्रतिरक्षण करेंगे। अच्छा, तो एक बार पद पर आने के बाद राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां और कर्तव्य मिलते हैं? मोटे तौर पर देखें तो इन शक्तियों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है विधायी यानी कानून बनाने से जुड़ी, दूसरी है कार्यकारी और न्यायिक मतलब शासन चलाने और न्याय प्रक्रिया से जुड़ी, और तीसरी है विवेकाधीन शक्तियां। इनमें से कुछ सबसे अहम शक्तियों की बात करें तो जैसे अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, फिर अनुच्छेद 72 के तहत किसी सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति, जिसे हम पार्डन पावर कहते हैं, और अनुच्छेद 143 के तहत जरूरत पड़ने पर देश की सर्वोच्च अदालत से सलाह लेने की शक्ति। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। राष्ट्रपति और चुनी हुई सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होता है, उनका समीकरण क्या है? और ये जो बंटवारा है वो यहां एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री जो है सरकार के प्रमुख यानी वास्तविक कार्यपालिका। असल में देश वही चलाते हैं। और ये रिश्ता ठीक से चले, इसके लिए है आर्टिकल 78। ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बनाता है कि वो सरकार के सभी बड़े फैसलों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देते रहें, ताकि जानकारी का लेन देन लगातार बना रहे। लेकिन सोचिए, तब क्या होगा जब संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाला व्यक्ति ही उसका उल्लंघन कर दे? तो राष्ट्रपति की शक्ति पर आखिरी कंट्रोल क्या है? देखिए, संविधान उन्हें हटाने के लिए एक बहुत मजबूत लेकिन उतनी ही मुश्किल प्रक्रिया देता है। इसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जो लगभग एक अदालती जांच जैसी है। पहला कदम, संसद का कोई भी सदन संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा सकता है। फिर 14 दिन पहले एक नोटिस देना होता है जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत हों। इसके बाद प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर मामला दूसरे सदन में जाता है जो आरोपों की जांच करता है। और हाँ, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। और अगर जांच करने वाला सदन भी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ऊंचा रखा गया है। नोटिस के लिए 25% सदस्य और प्रस्ताव पास करने के लिए लगभग 67%। ये दिखाता है कि देश के मुखिया को हटाना कोई आम बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर और असाधारण प्रक्रिया है। तो इन सभी संवैधानिक अनुच्छेदों के सफर के बाद एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है,
क्या राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक है, एक प्रतीक भर की है, या फिर वो सच में संविधान के एक सजग प्रहरी हैं, एक गार्डियन है?